हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। सब कुछ आप सभी को मैं BKV हाईटेक स्कूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आप लोगों से प्रोमिस किया था कि जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझने के लिए आदि पृथ्वी, आदि समुद्र और आदि वायुमंडल की हम चर्चा करेंगे आज। तो चलिए उसी के लिए मैं आप सभी के समक्ष खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं आज चर्चा करूँगा आदि पृथ्वी की। आदि पृथ्वी यानी जो बहुत पहले यह पृथ्वी थी, इसका जन्म लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था। अब सीधी सी बात है कि अब ये मत पूछिएगा कि आपका जन्म 2000 में हुआ है, 1995 में हुआ है, उसी प्रकार सन बताइए। नहीं, अब पृथ्वी का अभी तो जीवन की उत्पत्ति की तो बात ही नहीं करेंगे, तो पृथ्वी के जन्म के समय सन ईस्वी कहाँ से हम चालू करेंगे। सन ईस्वी जब से चालू हुआ तब से अभी सोचिए कि अभी तो 2020 चल रहा है, मात्र 2020 साल। लेकिन उसके पहले का हम कितना मानेंगे, है ना। तो ऐसा अनुमान लगा लिया जाता है कि पृथ्वी का जो जन्म है वह 4,500 से 5,000 5,500 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, है ना। लगभग हम 550 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करते हैं, सॉरी, हाँ, 450 से 550 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा मान लिया जाता है। और ये भी माना जाता है कि अभी जहाँ तक हम लोग जी रहे हैं, है ना, यह इसमें सूर्य ने अपनी आधी जिंदगी जो है खत्म कर लिया है। आधा सूर्य हो गया है, आधा सूर्य अभी और बाकी है। इस हिसाब से अगर बात करें तो अभी यह पूरा सूर्य जो है अभी से 450 से 550 करोड़ वर्ष जिएगा। यानी इस पृथ्वी पर सृष्टि की, अगर चूँकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सृष्टि सूर्य से ही है, अभी तक का यही रिकॉर्ड है हमारे पास विज्ञान में कि सूर्य अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसी से पूरा संसार में सभी सजीव या निर्जीव सभी वस्तुएं बने हैं, उन सब के अंदर ऊर्जा है। अगर सूर्य ही नहीं रहेगा तो विदाउट एनर्जी फिर से सृष्टि जो है समाप्त हो जाएगी। यानी अभी इतना 100 साल, करोड़ साल जिएगा अभी सूर्य। तो पृथ्वी की बात अब सबसे पहले करें, कैसे हुई। तो देखिए, बस ऐसा अनुमान है, ऐसा माना जाता है कि यह पूरा ब्रह्मांड जो है एक गोला था। यह हम पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, जिससे आज पूरा सूर्य, चांद, तारा इत्यादि है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। ये सब जो थे वो बस ये एक गोला था। और ये गोला कैसा था? बहुत ही गर्म और घूर्णन करने वाला, है ना। और अचानक जो है यह गोला फटा। यह पहले गोला था। इस गोले में क्या था ये भी जान लीजिए। इस गोले में अधिकांश हाइड्रोजन के परमाणु थे, स्वतंत्र हाइड्रोजन के परमाणु थे, अणु नहीं, H2 नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, HH लिख रहा हूँ। और यही एकमात्र घूर्णन कर रहा था, बहुत गर्म।
और अचानक धीरे धीरे यह बादल जैसा घूमता 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 अचानक गुरुत्वाकर्षण हुआ, उन सभी पदार्थों के अंदर आकर्षण हुआ है ना, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से आज भी जानते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण ये कुछ जो है अब धीरे धीरे चपटा हो गया, ठोस आकृति बन गया और चपटा हुआ। और चपटा होने के बाद क्या हुआ, अचानक फिर टूट गया और टूटने के बाद जो बहुत गर्म था वह सूर्य बन गया, अभी भी जलता हुआ आग का गोला। और टुकड़ा टुकड़ा जो अंश था वह इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे गति करने लगे, घूर्णन करने लगे। कुछ तारे बन गए और कुछ अन्य ग्रह बन गए। और इन्हीं टुकड़ों में से एक जो है वह बन गया पृथ्वी। और यह पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ आज भी परिक्रमा कर रहा है। बस चपटा टुकड़ा बना और टूट गया, और टूटने के बाद यह छोटे छोटे टुकड़े सूर्य के चारों तरफ गति करने लगे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब इस पृथ्वी की अगर बात करें तो इस पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारे तत्व मौजूद हो गए, जो हाइड्रोजन के संलयन और विखंडन से ही समझिए बन गए। उसमें से दो प्रमुख भारी तत्व जो थे वह आयरन और निकेल। आयरन और निकेल जो थे वह पृथ्वी के गर्भ में, मतलब आंतरिक स्तर में, अगर मान लीजिए कि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का सेंटर में, गर्भ में आयरन और निकेल जाकर समाहित हो गए, जो भारी तत्व थे। ऐसे भी भारी तत्व जब घूर्णन करेगा तो हल्का चीज सबसे बाहर, जो मध्य होगा, मध्य में आप समझ सकते हैं ना हल्का ना भारी, और जो बहुत भारी होगा कहाँ चला जाएगा, बीच में, है ना। तो ये बहुत भारी तत्व थे, है ना, इनके परमाणु कहाँ चले गए, बीच में। और मध्य परत में कौन कौन गए, सल्फर हो गया, सल्फर हो गया, और फास्फोरस हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये आदि तत्व जो है ये मध्य परत में चले गए। सल्फर, फास्फोरस, और कौन का नाम बोला मैं, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ये सब जो है मध्य परत में चले गए। आज भी इनको खोजना रहता है, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि को, तो पृथ्वी के क्रस्ट से हम पाते हैं, भूमि से। और भी कुछ था जो बहुत ही हल्का था, हल्के हल्के तत्व, 4 तत्व, जिससे कि यह पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल बना। ये तत्व गैस के समान थे, काफ़ी हल्के थे, और पृथ्वी के चारों तरफ आज भी मौजूद हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनसे वायुमंडल बना है। और ये गति आज भी करते हैं पृथ्वी के चारों तरफ। जो भारी थे वो सेंटर में चले गए, जो भारी से थोड़ा सा कम थे, कम वजनदार, मध्य परत में चले गए पृथ्वी। और ये बाहरी जो परत है, बाहरी परत से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चारों तरफ आज भी भ्रमण करते हैं। अब सोचिए कि वायुमंडल में धीरे धीरे लाखों वर्षों के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई
और परमाणु जो है ये अलग अलग परमाणु धीरे धीरे संयोजित हुए और संयोजित होकर परमाणु से बना अणु। अणु का निर्माण हुआ और इसके बाद अब धीरे धीरे जो मुक्त परमाणु थे वो लुप्त होते गए और पृथ्वी की सतह पर हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन की बात करेंगे। आज भी इनकी बहुलता है, आज भी अधिक मात्रा में है और पिछले मतलब आदि पृथ्वी पर भी इनकी बहुलता थी। और ये सब धीरे धीरे तत्व जो है आपस में संयोजित होकर अणु बनाने लगे और ऐसे अणु बनाए जिससे कि ठोस परत बन गया, है ना। और पृथ्वी आज कैसी हो गई? ठोस हो गई धीरे धीरे। और इसी से अब समझ लीजिए, अब बाद की कहानी में क्या समझाऊं। जब अणु बन गया तो धीरे धीरे कार्बनिक अणु बना, अमोनिया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि बनकर, और फिर इससे बना होगा कोई कोशिका और फिर कोशिका से कोई जीव का निर्माण होगा। तो ये थी आदि पृथ्वी हमारी कैसी जो है कैसे बनी, इसके बारे में अभी तक हमारा क्या मान्यता है इसके बारे में मैंने बताया। बात कर लें अब हम आदि पृथ्वी के बाद आदि वायुमंडल, यानी हमारा जो पृथ्वी है वो पृथ्वी के अंदर मैंने बता दिया कि बहुत सारे ठोस पदार्थ, ठोस तत्व आकर समाहित हो गए, निकेल और आयरन। इसके बाद मध्य परत में सल्फर इत्यादि आ गया। उसके बाद धीरे धीरे गैसों का आवरण बना। तो ये जो पृथ्वी को अगर निकाल दें तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण है। और ये कौन सा गैसों का आवरण है? कौन सा गैसों का आवरण मिला? तो हमने बताया सबसे अधिक जो गैस उस समय मौजूद था वह गैस था हाइड्रोजन गैस। और इसको H2 नहीं लिखते हैं, H लिखते हैं। क्यों H? क्योंकि ये परमाणु के रूप में अधिक था, है ना। उस समय पृथ्वी चूंकि काफ़ी गर्म थी और गर्म होने के कारण ये वायुमंडल भी काफ़ी गर्म था, काफ़ी गर्म था, जिसमें कि हाइड्रोजन था। और अंदर मैंने बताया आपको कि कार्बन था, नाइट्रोजन था, है ना, ये सब था, ऑक्सीजन भी था। ऑक्सीजन तो बाद में मिला, है ना। तो जब मिला ऑक्सीजन भी तो अत्यधिक सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस था, क्रियाशील था। धीरे 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 यह क्या होने लगा? ठंडा होते गया। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर किसी भी चीज़ में जो ऊर्जा है वह ऊर्जा का धीरे धीरे नाश होता है, क्षय होता है। तो जब एनर्जी का क्षय होता है तो धीरे धीरे यह जो क्रियाशील था वह क्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन के साथ विक्रिया करके जल बना। ये भी गैसीय रूप में यानी वाष्प के रूप में बना। फिर NH3 बना, अमोनिया, ये भी वाष्प के रूप में। CH3 मीथेन गैस बना, ये भी गैसीय रूप में बना। और ये सब गैस के रूप में ही था। और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी था जो मुक्त अवस्था में था, अभी अणु के रूप में नहीं था। यानी ये हाइड्रोजन अभी भी अन्य तत्वों से अभिक्रिया कर सकने के लायक था। और धीरे धीरे ये सब गैस अंतरिक्ष में इसी तरह भटक रहे थे, ऊपर जा रहे थे। जाने के बाद ये धीरे धीरे इनका गैस जो अचानक घना हो गया, संघनित होता गया। एनर्जी लॉस होते होते हम जानते हैं एनर्जी जब ज़्यादा होता है तो फैल कर होता है। और जैसे जैसे इनके एनर्जी जो है डाउन होता गया तो धीरे धीरे संघनित हो गया। ऐसे भी हम जानते हैं कोई भी चीज़ जब गर्म रहता है तो फैला हुआ रहता है और ठंडा होगा तो क्या होगा? सिकुड़ेगा। तो संघनित होकर धीरे धीरे वो इतना वेटेड हो गए कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो है अब ऊपर जाना इनका मुश्किल हो गया। और ये फिर से ये पृथ्वी के आवरण बना लिए और पृथ्वी के आवरण के रूप में ये रहने लगे। कौन? वही जल, अमोनिया, मीथेन इत्यादि, ये पृथ्वी का आवरण बन गए। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? वही बहुत सारा गैस धीरे धीरे देखिए हाइड्रोजन कम होते गया, निकलते गया एक्टिव रहने के कारण। धीरे धीरे वही मतलब फिर से अगर मैं बात करूं
तो ठंडी होती गई और ठंडे होने के साथ साथ हाइड्रोजन भी अब धीरे धीरे अणु बनने लगा, परमाणु से अणु बनने लगा। तो इसमें से कुछ निकलेगा, कहीं जुड़ेगा, जुड़ने से धीरे धीरे हाइड्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, निकल जाने के बाद नाइट्रेट भी बना, सल्फेट भी बना SO4, और फिर फेरिक यौगिक भी बना। फेरिक यौगिक का मतलब आयरन से अभिक्रिया करके इसके यौगिक बने, और ये सब यौगिक बने तो आप समझ सकते हैं ये पृथ्वी को और उपचायक करने के लिए काफ़ी था, यानी पृथ्वी अब धीरे धीरे औपचायिक बनी। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो, और ये ऐसे ही नहीं, काफ़ी लंबा वक्त लगा, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष लगा समय। तब हम 1000-2000 की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष लगा होगा तब जाकर यह पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हुई। और अगर बात करें तो कुल मिलाकर ये सब जो मंडल बन रहे हैं, चाहे भूमंडल की बात करें, चाहे वायुमंडल की बात करें, है ना, चाहे जल मंडल की बात करें, समुद्र की बात करें, तो ये सब डिपेंड करता है। पृथ्वी पहले गर्म थी और गर्म से जैसे जैसे धीरे धीरे यह ठंडी होती गई, तब जाकर ये सब चेंजेस इनके अंदर हुए, है ना। तो ये था हमारा आदि वायुमंडल। अब हम लोग कुछ और भी बात कर लें, जैसा कि मैंने कहा था आदि समुद्र, तीसरा नंबर आदि समुद्र। आदि समुद्र की बात करें अगर, तो देखिए मैंने अभी कुछ समय पहले चर्चा किया था कि जो भी परिवर्तन है वो पृथ्वी के ठंडा होने से संबंधित है। पृथ्वी पहले गर्म थी और धीरे धीरे ये पृथ्वी जो है जैसे जैसे ठंडी होती गई, तस इस पृथ्वी के चारों तरफ की चीज़ें जो है, चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। शुरू में अभी तक हमने कहा था कि बहुत सारे गैसेस, अमोनिया गैस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें, है ना, या जल वाष्प की बात करें, वो सब गैस कहाँ थे? वायुमंडल में थे। और वायुमंडल में अभी मैंने बताया भी था कि सबसे अधिक अभी भी उस समय हाइड्रोजन परमाणु थे, मुक्त अवस्था में थे। जैसे जैसे यह ठंडी होते गई, उसी समय आप समझिए कि यह हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे जब ऑक्सीजन के साथ, जैसे जो जल वाष्प था, और जल वाष्प जब ठंडा होगा तो क्या होगा आप खुद सोचिए, जल द्रव अवस्था में आई होगी, और जब जल द्रव अवस्था में आई और हाइड्रोजन सबसे अधिक था, यानी जल वाष्प इस पृथ्वी पर सबसे अधिक था, जिसके कारण पृथ्वी पर सबसे अधिक आज भी 75%, 2/3 अगर बात करें, 75% है ना, आज भी 3/4 जल है समुद्र के रूप में। क्यों? H2O है ना। क्यों? यही H2O इतनी मात्रा में पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल में गैस के रूप में था। ये ठंडा होने का प्रमाण है कि जब जल बना, यानी जल इतना क्यों बना? क्योंकि सबसे अधिक उस समय की अवस्था में हाइड्रोजन ही था। और साथ साथ जब ये हाइड्रोजन और जल वाष्प जब ठंडा होगा तो आप क्या सोचते हैं? हम जो और यौगिकों का बात किए, नाइट्रेट की बात करें या आयरन के यौगिकों की बात किए या मीथेन गैस की बात करें, बहुत सारे गैस जो उस अवस्था में थे, जब ठंडे होंगे तो क्या होंगे आप समझिए कि द्रव के रूप में, और वो भी जल के साथ घुल घुल कर कहाँ चले गए? समुद्र में चले गए। और समुद्र में जब ये सब गैस जब चले गए तो बड़े बड़े अणु बने,
प्रोटीन बना, अमीनो अम्ल बना, ग्लिसरॉल बना, प्यूरिन बना, पिरामिडिन बना, बहुत सारे बड़े बड़े यौगिक बनने लगे ठंडे होकर, कहाँ? समुद्र में। और तब जाकर इन यौगिकों से एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा फेवरेबल कंडीशन तैयार हुआ जिसके कारण कोशिका बना होगा, या यूँ कहें कि एक अंडा बना होगा जीव का। और धीरे धीरे, और वो भी कौन सा जीव सबसे पहले? प्रोकार्योट्स, असीम केंद्रिक कोशिका बना होगा, जो काफ़ी डेवलप नहीं। पहले अनडेवलप्ड चीज़ पैदा होगा तब न डेवलप्ड पैदा होगा, है ना। तो उस समय एक ऐसा कोशिका बना होगा जो अनडेवलप्ड, जिसका केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं था, प्रोकार्योट्स। और वो प्रोकार्योट्स भी कहाँ विकसित हुए होंगे? सबसे पहले सीधी सी बात है कि ठंडा कौन है? समुद्र। आज भी अगर बात करें तो हम पृथ्वी के जस्ट गहराई में जाते हैं, हमें गर्माहट महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है। क्यों? ऊपर का सतह जो है जल्दी से ठंडा गया, वायु था, जल था, और जल ठंडा हो गया था। अंदर भीतर गर्भ में तो काफ़ी गर्मी है, और गर्मी के कारण पहले ज्वालामुखी भी निकलता था, आज भी ज्वालामुखी। ज़मीन के अंदर से बहुत सारे तरह तरह के पदार्थ जो है गरम गरम लावा के रूप में बाहर निकलते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यही है कि पृथ्वी जो है बहुत पहले गर्म थी, है ना। अंदर गर्भ भी इसका पहले गर्म था, जिसके कारण तरह तरह की चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो ये थी हमारा आदि समुद्र की बात हमने किया, हमारा समुद्र कैसा था बहुत पहले। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। रासायनिक गतिविधि, ये रासायनिक आधार क्या रहा है, रसायनों का निर्माण कैसे हुआ होगा, है ना। और तब जाकर हम फिर से पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक रहस्य क्या रहा है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। उस पुस्तक को स्टार्ट करने के पहले मैंने कुछ आपको झलक दिखाया, जानकारी दिया, है ना, जिसे आप इसका भी आप लोग नोट्स बनाएंगे, तब हम लोग पुनः एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे और अध्ययन करेंगे, इससे ईजी होगा, है ना। आज का क्लास कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताएंगे, और कल से हम लोग क्लास में आकर पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, है ना। जीवन की उत्पत्ति का संसार क्रम विकास, या विकास जिसको कहा जाता है, इवोल्यूशन। कल तक के लिए विदा। आज के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।